Welcome to the channel Decode History. सब्सक्राइब कीजिए डिकोड हिस्ट्री चैनल को हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में जानने के लिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपलोडेड वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर अराइवल ऑफ ब्रिटिश। But before getting into the topic, I would like to request my viewers who haven't seen my previous videos to please see those videos too. For videos related to Nazism and French Revolution or about the battles of Indian kings, please don't forget to check the description box as link is provided. So now let's get into the topic. ब्रिटिश ने इंडिया को कंट्रोल किया फॉर ओवर 100 years. ब्रिटिशर्स ने इंडियन एम्पायर को धीरे धीरे अक्वायर किया, अपने कब्जे में किया और बहुत इजीली पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर लिया था बिकॉज सेंट्रल पॉलिटिकल पावर काफ़ी वीक था। उसके अलावा मुगल्स का नेग्लिजेंसी और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके वजह से कॉलोनाइजेशन हुआ था। कंडीशन ऑफ इंडिया बिफोर अराइवल ऑफ ब्रिटिश। इंडिया का कंडीशन क्या था ब्रिटिशर्स के आने से पहले? ब्रिटिश इंडिया में एंटर करने से पहले उनके पास पॉलिटिकल पावर नहीं था, बट धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकल पावर इंडिया में गेन कर लिया था। ब्रिटिशर्स के इंडिया आने से पहले कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंट्रोल नहीं था। राजपूत राजास के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी नहीं थे। लेटर मुगल्स काफ़ी इनएफिशिएंट था और इन सब सिचुएशंस का एडवांटेज लेके ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अप्लाई करके पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को धीरे धीरे अपने कंट्रोल में कर लिया था। क्योंकि इंडिया में उस टाइम कोई भी सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं था तो ब्रिटिशर्स को काफ़ी कम रेजिस्टेंस फेस करने को मिला एंड उन्होंने काफ़ी जल्दी एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कब्जा कर लिया था। हाउ एंड व्हाई मुगल एम्पायर डिक्लाइंड। कैसे मुगल एम्पायर धीरे धीरे डिक्लाइन हो गया था? मुगल एम्पायर सबसे बड़ा मुस्लिम एम्पायर था उस टाइम पीरियड का। 1707 में जब एम्परर औरंगजेब का डेथ हो गया था उस टाइम पे मुगल एम्पायर का साइज बहुत बड़ा था और इतना बड़ा था कि कोई भी एम्परर के लिए एक जगह दैट इज सेंट्रल पावर जैसे कि दिल्ली में बैठ के कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं था। और औरंगजेब के बाद या औरंगजेब के टाइम पीरियड से ही मुगल एम्पायर डिक्लाइन होने लग गया था। अर्ली मुगल्स काफ़ी एफिशिएंट था, अपने एम्पायर को अच्छे से कंट्रोल किया था, अपनी मिलिट्री आर्मी को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किया था, काफ़ी एफिशिएंट था। बट लेटर मुगल्स उतना एफिशिएंट नहीं था जिसकी वजह से लेटर मुगल्स को काफ़ी रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा था दूसरे एम्पायर से, दूसरे राजाओं से। औरंगजेब ने काफ़ी कोशिश किया था एम्पायर को बचाने की, बट उसके लिए उन्होंने जो बैटल्स लड़ा था कंटिन्यूअसली उससे रॉयल ट्रेजरी एम्प्टी हो गया था। जितने भी फाइनेंसेस था वो सब ख़त्म हो चुका था और उस टाइम पे नॉवेल्स जो दूर के प्रोविंसेस में था अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है इस टॉपिक पे, कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। इस टॉपिक को डिटेल्स में जानने के लिए वो वीडियो ज़रूर देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। इंडिया एंड द फॉरेन पावर्स। ब्रिटिशर्स को काफ़ी टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा था बाकी यूरोपियन नेशंस के साथ क्योंकि सब चाहते थे
प्रॉफिट अर्न करने के लिए इंडिया के साथ ट्रेड करके। ईस्ट इंडिया कंपनी का मोटिव इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर पॉलिटिकल कंट्रोल करना नहीं था, बट कंपनी सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहता था। बट जब ब्रिटिशर्स को टफ कंपटीशन फेस करना पड़ा था यूरोपियन कंपनीज के साथ, तो ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज़ किया कि अगर वो इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेता है तो उनको और कोई भी कंपटीशन बाकी यूरोपियन कंपनीज के साथ फेस करना नहीं पड़ेगा और उनको फुल बेनिफिट या प्रॉफिट मिलेगा ट्रेड से। इन 1765 ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट मिल चुका था या ग्रांट किया गया था इन बंगाल, और जिसके अकॉर्डिंग वो बंगाल का पूरा ट्रेड कंट्रोल कर सकता था और वो टेक्सटाइल ओनर्स को भी अपने कंट्रोल में रख सकता था ताकि वो अपना गुड्स डच और फ्रेंच को सेल ना कर दे। मुगल्स एंड मर्चेंट्स। यूरोपियंस ने अपने आप को इंडियन ओशन ट्रेड में धीरे धीरे इन्वॉल्व कर लिया था। इंडियन मर्चेंट्स के लिए जो ट्रेड स्ट्रक्चर यूरोपियंस ने बनाया था उस पे ट्रेड करना प्रॉफिटेबल या एडवांटेज लगता था rather than मुगल्स, बिकॉज मुगल्स ट्रेडर्स को कोई भी सपोर्ट नहीं करता था या नहीं देता था, बल्कि मुगल्स हमेशा वॉर्स में ही बिजी रहता था। मुगल्स के लिए ट्रेड लो प्रायोरिटी का था। मुगल्स ने कोई भी स्टेप नहीं लिया ताकि वो ब्रिटिशर्स को स्टॉप कर सके इंडियन मर्चेंट्स के साथ हाथ मिलाने से, और ताकि ब्रिटिशर्स एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड गेन ना कर सके इंडियन मर्चेंट्स के साथ पोर्ट सिटीज में लाइक सूरत। दी इकोनॉमी। क्योंकि इंडिया से ब्रिटिशर्स को काफ़ी वेल्थ मिला, इसीलिए इंडिया को द ज्वेल ऑफ द ब्रिटिश क्राउन भी बोला जाता है। ब्रिटिशर्स ने इंडियन इकोनॉमी को उस तरीके से ऑल्टर किया जिस तरीके से उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिला, तो इसीलिए इंडिया ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट हो गया था शिपिंग एंड मार्केटिंग के लिए, और इस तरीके से ब्रिटिश इंडिया से इंडिया का वेल्थ, मनी सब कुछ ड्रेन करके लेके गया था और इंडिया को और ज़्यादा डिपेंडेंट बना दिया था ब्रिटिशर्स के ऊपर। ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छे तरीके से पता था कि नेशन की प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल, एंड इसीलिए ब्रिटिशर्स इंडिया से ट्रेड के थ्रू सब कुछ ड्रेन करके लेके गया, एंड इस प्रोसेस को द ड्रेन इफेक्ट भी बोला जाता है। ब्रिटिशर्स इंडिया से रॉ मटेरियल्स काफ़ी चीप प्राइजेस में खरीद के अपने कंट्री में ले जाता था एंड गुड्स मैन्युफैक्चर करके हमारे इंडिया में ही बहुत हाई प्राइस में सेल कर देता था। उसके अलावा ब्रिटिशर्स के नावल सुपीरियरिटी, ऑर्गेनाइज्ड आर्मी, ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जो ब्रिटिशर्स को बहुत इजीली इंडिया को कॉलोनाइज करने में हेल्प किया। सो दिस completes the topic. So today's question is, with whom did Britishers face tough competition for trade? You need to answer this question in the comment section. If you have any doubt or any topic in your mind, please feel free to comment me and I'll make sure to upload that topic for you. So that's it for today. Hope to see you all in my next video. Till then, bye. Take care and please don't forget to like, subscribe and share.